नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता गीत गाने दो के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और साथ ही साथ इसका दूसरा अध्याय है सरोज स्मृति। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा ही रचित है, जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे गीत गाने दो। तो कविता की ओर आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगी कि कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो कविता का संक्षिप्त परिचय मैं यही दूँगी कि इस कविता में निराला जी ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है, जिसमें चोट खाते-खाते, संघर्ष करते-करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। यानी जीवन जितना आसान लगता है, वो जीना अब इतना आसान नहीं रह गया है और जो कुछ भी मूल्यवान था, जो कुछ भी कीमती था, वो सब कुछ लुटता जा रहा है। पूरा संसार हार मानकर ज़हर से भर गया, यानी सब हार मान चुके हैं और पूरी मानवता जो है हाहाकार कर रही है, क्योंकि सब अपना बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस है ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म होती जा रही है और जो जिजीविषा है, जो लोगों में जीने की इच्छा है, वो खत्म होती जा रही है और इसी जीने की इच्छा को, यानी इसी लौ को जगाने की बात कवि यहाँ पर कर रहा है और वेदना, पीड़ा को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो ये एक छोटा-सा इस कविता का जो संक्षिप्त परिचय था वो मैंने दे दिया। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इसके पहले पद की ओर बढ़ते हैं। कविता जो है छोटी-सी है, 2 पदों में डिवाइड हो रखी है। पहली पंक्ति है कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। सबसे पहले हम इसकी प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। आपको मालूम है फिर भी एक रिवीजन के तौर पर कि प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से अवतरित है। इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी जो होश है वो खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। कवि कविता के माध्यम से निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो गीत गाने दो मुझे तो, और यहाँ जो कवि है अपनी वेदना को रोकने के लिए, कि वेदना को रोकने को, अपने दुख को, वेदना का मतलब है अपनी पीड़ा को रोकने के लिए, अपने दुख को कम करने के लिए गीत गाने का जो है आवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे गीत गाने दो, कि गीत गाकर मैं अपने दुख को, अपनी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। यानी यहाँ एक लेखक उत्साह का संचार किया है कि वो लोग जो अपने जीवन से लड़ते-लड़ते थक गए हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, उनको इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से एक सकारात्मकता का संचार होगा और अपने दुख को कम करने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। और ऐसे लोग जो अपने दुख को कम करने के लिए गीत गाना चाहते हैं, जीवन के कठिन मार्ग पर उन्हें जो दुख मिले, चोट खाकर यानी दुख मिले हैं जिन्हें अपने रास्तों में, अपनी राहों में उन्हें दुख मिले हैं, उससे वे अपने होश खोने लगे हैं कि होश के भी होश छूटे। यानी जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कि ऐसे लोग भी अब अपने होश खोते जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, तो होश के भी होश छूटे। अब लोगों को होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि हाथ जो पाथे थे, पाथे का मतलब होता है सहारा, संबल, कि जो कवि कहता है कि जिनकी वजह से वे जीवन जी रहे थे, कि जो भी उसके पास मूल्यवान था, जो भी उसके पास कीमती था, जो भी उसका सहारा था, जिसकी मदद से वो अपना जीवन जी रहा था, उन सहारों को भी ठग ठाकुरों ने रात लूटे। ठग ठाकुरों यहाँ पे कहा गया है स्वामी, पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग या सरकार, सत्ता जिसको हम कह सकते हैं, कि उन सहारों को भी छल कपट से पूंजीपतियों ने छीन लिया है, कि जिनकी वजह से लोगों के अंदर एक आशा की किरण थी और वो अपने जीवन को अभी तक जी रहे थे, उनके अंदर की जिजीविषा जो थी वो खत्म नहीं हुई थी, वो भी इन लोगों ने अब उन सहारों को भी छीन लिया है, छल कपट से उनके हाथ से छीन लिया है। अब उनके पास जीने की कोई वजह
नहीं बची, जिसके सहारे वो जी रहे थे, अब वही वजह नहीं बची, तो वो किस तरीके से जीवन जिएँगे। आगे बढ़ते हैं, कभी कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ रुकता जा रहा है यानी कि अब गले की जो आवाज़ है वो बंद होती जा रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसका जो अंत है, काल यानी उसका अंत जो है करीब आ गया है। यानी वो कुछ कह नहीं पा रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। सब कुछ उसके पास लुटता-पिटता जा रहा है। जो भी पूंजीपति वर्ग उनके पास मूल्यवान था, वो सब कुछ छीन गया है और अब उसका काल उसके नज़दीक आ गया है, यानी अब उसकी मृत्यु आ गई है, उसका अंतिम समय निकट आ गया है। तो कविता का भाव यही है कि संसार की दशा ये हो गई है कि अब यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, कि पहले तो जो लोग थे फिर भी अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके सहारे जीवन जी रहे थे। लेकिन अब जीवन की कठिनाइयों का सामना जो करते-करते लोग हैं, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, यानी अपने कर्तव्यों से बिल्कुल वंचित हो गए हैं। वो कर्तव्यों को निभाना ही नहीं चाहते। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान था वह लुटता जा रहा है, लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उनका कंठ जो है सूखता जा रहा है। इस दशा में कविता लोगों की दशा को रोक सकती है, उसमें चेतना जगा सकती है। यानी एक सकारात्मकता का गीत, लोगों में सकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर निराला जी ने इस गीत का निर्माण किया है। आशा करती हूँ पद अच्छे से समझ आया होगा। इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। पहला है, कवि निराशा के वातावरण में आशा की लौ जगाना चाहता है। दूसरा है, ठग ठाकुरों में शोषक वर्ग के प्रतीक है। जैसे कि हमने बताया कि वो शोषण कर रहे हैं, पूंजीपति वर्ग है, सत्ताधारी हैं। गीत गाने तथा ठग ठाकुरों में अनुप्रास अलंकार है। पाथेय शब्द को मानवीय मूल्यों के रूप में चित्रित किया गया। पाथेय पद यानी मूल्यवान, जो भी सहारा था, ठीक है? तो मानवीय मूल्य ये वो इंसान के जीवन जीने का आधार है। नेक्स्ट, भाषा सरल, सुबोध तथा प्रवाहमयी है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है और मुक्त छंद है। कंठ रुकना, काल आना मुहावरों का सटीक प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। दूसरा पद है कि भर गया है ज़हर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। इन पंक्तियों का प्रसंग समझ लेते हैं। जैसे कि सबको पता है, आप पहले क्या लिखेंगे कि ये गीत गाने दो हैं, और इस पद में, इस कविता के जो रचयिता है, उन्होंने इन पंक्तियों में संसार की भयानक स्थिति का वर्णन किया है। लगता है पूरी मानवता हाहाकार कर रही है और लोगों के अंदर जो जीने की इच्छा है, जो जिजीविषा है, खत्म हो गई है। और कवि यहाँ पर लोगों के अंदर की जिजीविषा को फिर से जागृत करना चाहता है और जो निराशा है उसको आशा में बदलना चाहता है। तो पद की ओर बढ़ते हैं कि भर गया है ज़हर से संसार जैसे हार खाकर, कि संसार के छल कपट के प्रति अपना जो आक्रोश है, अपना जो गुस्सा है, उसको प्रकट करते हुए कवि ने आशावादी बनने की प्रेरणा की है। यानी उसने लोगों को आशावादी बनने के लिए कहा है कि जो उनके अंदर की नकारात्मकता है उसको खत्म करना है और एक आशा की किरण अपने अंदर उत्पन्न करनी है। कवि को हर जगह निराशा ही निराशा नजर आती है, यानी भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, और जो संसार है वो हार खा खा कर जहर से भर चुका है, यानी हर जगह निराशा ही निराशा है। लोगों के अंदर की जो मानवता है वो खत्म हो गई है, भाईचारे की भावना जो है वो खत्म हो गई है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। जो भाईचारे के, करुणा के गुण थे वो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, और जो लोग हैं वो एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके साथ छल कपट हुआ है, तो वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो इजीली किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कि अब उनको ऐसा लगता है कि संसार में हर जगह ही छल कपट है, कि अगर मेरे साथ पहले किसी ने छल कपट किया है, तो अगर कोई सही व्यक्ति है तो उसको उस पे भी ट्रस्ट नहीं है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, तो एक दूसरे को पहचान कर भी अनजान बन जाते हैं और सही परिचय एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि लोगों में भाईचारे की भावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, और ऐसा लगता है कि जैसे भाईचारे, करुणा जैसे गुण बिल्कुल ही मिट गए हैं। यानी बुझ गई है लौ प्रथा, प्रथा यानी पृथ्वी, लौ यानी जो पृथ्वी की क्वालिटी है, जो पृथ्वी का गुण है, सहन शक्ति, जो पृथ्वी के अंदर का सबसे बड़ा, उसके अंदर की जो क्वालिटी मानी जाती है वो सहन शक्ति मानी जाती है। और इसके माध्यम से निराला जी बोलना चाहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि जो पृथ्वी की सहन शक्ति है वो भी समाप्त
हो चुकी है। ये जो पृथ्वी के भाईचारे, करुणा के और सहन शक्ति के गुण हैं, वो खत्म हो चुके हैं। कवि लोगों से निवेदन करता है कि जल उठो फिर सींचने को, कि अब संघर्ष करने का समय आ गया है। अब वह उठे और संसार के शोषण, स्वार्थ और निराशा को दूर करने के लिए लड़े। जो गलत है उसको गलत कहे, लेकिन जो सही है उसको भी अविश्वास की दृष्टि से ना देखे, जिससे संसार में प्रेम की बुझी लौ दोबारा जल उठे और निराशा आशा में बदल जाए और लोगों के बीच भाईचारे की भावना फिर से उत्पन्न हो जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये पद भी बहुत सरलता से समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अब हम इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। इसका विशेष है कि उद्बोधनात्मक गीत है। दूसरा है निराशा में भी आशा का संचार करता है। लोगों में अनुप्रास अलंकार है। भाषा एकदम सरल, सुबोध तथा प्रभावमयी है। तो आइए छात्रों, अब हम प्रश्न उत्तरों की चर्चा कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई पाठ या कोई कविता, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न किसी भी तरीके से किसी भी मोड में आए आप उसका आंसर कर देते हैं। चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में आए, चाहे वो भाषा को घुमा कर आए, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कविता या पाठ का मेन भावार्थ क्लियर है, या जो चीज़ उसमें कही गई है या जो उसका अर्थ है आपको क्लियर है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहूँगी, आप हमेशा बनी-बनाई स्क्रिप्ट पे मत फ़ोकस कीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ मिल जाए, हमें एक पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए या हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। सबसे मेन है आपको चैप्टर या पोएम क्लियर होना। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है, तो आपको कहीं से भी किसी तरह का कोई प्रश्न उठकर आ जाए, आप बड़ी ही सरलता से उसका उत्तर दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप किसी से भी पढ़ते हो, किसी भी चैनल से पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। जो आप अपना लिखा हुआ पढ़ोगे और समझोगे ना, फॉर नेक्स्ट टाइम या रिवीजन या गो थ्रू के लिए, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए एप्रोप्रिएट होगा। तो चलिए, अब हम बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? तो कवि का जो जीवन था वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुःख ने उसका कभी पीछा ही नहीं छोड़ा है। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी बनाया और किया। उसने जब भी विरोध किया उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, यानी वो अपनी शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाया और उसने फिर भी हार नहीं मानी और इनसे लड़ता रहा। परंतु इन सब के सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा भी कहीं न कहीं समाप्त होने लगी थी और वह मरणासन स्थिति में पहुँच गया है और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं है तथा अब उसकी मृत्यु जो है समीप आ चुकी है। होपफुली क्वेश्चन 1 आपको क्लियर होगा। प्रश्न 2 है, ठग ठाकुर से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो बहुत ही सरल भाषा में मैं वही कहूँगी, वन वर्ड आंसर, कि ठग ठाकुर शोषक वर्ग, सत्ता, पूंजीपति। और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कवि ठग ठाकुर शब्द कहकर समाज में व्याप्त धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उनके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं। जो इनका निशाना है वो गरीब, किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका अत्याचार करते हैं, उन पर शोषण करते हैं, उनका जीवन जो है नरकीय बना देते हैं। ये सामंती वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिनका उद्देश्य किसान और मजदूरों का खून चूसना है। प्रश्न 3 है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, यानी आपको इसका एक्चुअल भावार्थ बताना है कि ये पंक्ति निराशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है वहीं आशा भी बांधती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। अतः कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता पढ़ने पर प्रेरणा का भाव संचारित होता है। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा से युक्त है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। तो इस तरीके से इस कविता के जो बुक के क्वेश्चंस है वो भी खत्म हो गए। आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, साथ ही साथ प्रश्न के उत्तर भी अच्छे से समझ आए होंगे।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट बस शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ और भी आगे नोटिफ़िकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।